नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे कोई भी हो, जैसे कि जीडी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, या कांस्टेबल, ग्राम सेवक, या फिर सेकंड ग्रेड या रिट के एग्जाम हो, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टॉपिक है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी दोस्तों, ये सारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और मेजर टॉपिक होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना। आज हम बात करने वाले हैं कि जैव विविधता शब्द का अर्थ क्या होता है और जैव विविधता के कौन कौन से हॉटस्पॉट हो सकते हैं, और पूरे विश्व की अगर बात करें तो कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको काफी इंपॉर्टेंट न्यूज मिलने वाली है दोस्तों। तो जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि पहला शब्द है जैव विविधता। तो दोस्तों सबसे पहले इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे हम कि आखिर में जैव विविधता शब्द का अर्थ क्या होता है। अगर हम बात करें कि जैव विविधता के जनक क्या है, कौन है, तो ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसको कहा जाता है? ईओ विल्सन को। हालांकि ईओ विल्सन ने ये बात पुष्टि की है कि मेरे से भी पहले, जैसे कि लेवोजिए का नाम सामने आता है, उसने जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों। तो जैव विविधता क्या है? जैसा कि नाम में इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, पूरा नेम से स्पष्टीकरण हो चुका है कि जैव विविधता, जैव शब्द से मतलब है कि जीवों से। जैव शब्द का मतलब क्या है? जीवों से। और विविधता शब्द का मतलब होता है वर्सेटाइल वैरायटीज, हमारे इस अर्थ पे जीवों की पाई जाती है। मतलब एकांक क्षेत्रफल पे जीवों की पाई जाने वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी? जैव विविधता कहलाएगी। और दूसरी बात यह है कि एकांक क्षेत्रफल में जितनी भी जीवों की प्रजातियां रहती है उनमें जो विभिन्नताएं होती है वही जैव विविधता कहलाती है। इसी को अपन क्या कह सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद अगर बात करें कि एक जो अनुमान के थ्रू ये बोला गया है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हमारे पूरे विश्व की जो प्रजातियां हैं उनमें कितने परसेंट जीवों की पहचान कर पाए हैं वैज्ञानिक, तो केवल 7% जीवों की ही पहचान कर पाए हैं। यानी कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक अनुमान लगाया गया है कि इस पूरे अर्थ में जितने भी जीवों की जो प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों, उनमें केवल 7% जीवों की प्रजातियों के बारे में ही खोजें की जा चुकी है। ठीक है, अब अगर बात करें कि जैव विविधता के तृप्त स्थल क्या होते हैं, तो जैव विविधता के जो तृप्त स्थल होते हैं, तृप्त स्थल का मतलब होता है हॉट स्पॉट दोस्तों। तृप्त स्थल का मतलब क्या होता है? हॉट स्पॉट। यानी कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां देखी जाती है? जैव विविधता पृथ्वी पर जितनी भी जीवों की प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के अंदर पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं, जो उनको अलग करती है, अलग अलग प्रजातियों में डिवाइड करती है, वही उसकी क्या है? जैव विविधता कहलाती है। अब अगर बात करें पूरे विश्व की, वर्ल्ड एंड वाइड की अगर बात करें दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड और वाइड के अंदर भारत का भी 17 बड़े देशों में भारत भी शामिल है जैव विविधता के हॉटस्पॉट के लिए। यानी कि जैव विविधता के तृप्त स्थल किसको कहते हैं? हॉटस्पॉट को कहा जाता है। और हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट आप चाहो तो नोट कर सकते हो। यानी कि हॉटस्पॉट जो होता है, एक ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर पृथ्वी की सतह, चाहे वो नॉर्थ पोल की बात हो चाहे वो साउथ पोल की बात हो दोस्तों, दोनों क्षेत्रों के अंदर, ग्लोब पर दोनों आप पोल देख सकते हैं, दोनों ग्लोब के दोनों हिस्सों में अगर जहां पर जीवों की विविधताएं यानी कि जीवों की संख्या ज्यादा पाई जाती है, जहां पर जो प्रजाति ज्यादा पाई जाती है, वहां पर क्या बना दिए जाते हैं? हॉटस्पॉट बना दिए जाते हैं दोस्तों। उन्हीं को जैव विविधता के तृप्त स्थल कहा जाता है। आपको मैं बता सकता हूं कि यूएसए की एक संस्था है, यूएसए की एक संस्था है जिसका नाम आईयूसीएन दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर दोस्तों, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया है। यानी कि आईयूसीएन क्या है? जैव विविधता में के अंतर्गत आने वाले प्रकृति के समस्त जीवों को संरक्षण देने वाली संस्था है, जो किसके द्वारा बनाई गई है? यूएसए के द्वारा बनाई गई है, और उसको बोला गया आईयूसीएन पद्धति। ठीक है ना? तो आईयूसीएन का पूरा नाम क्या है? दैट मींस इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी कि प्रकृति के समस्त जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती है उनको हम कैसे पुष्टि कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि पूरे विश्व की बात करें तो 34 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं दोस्तों, और उन 34 हॉटस्पॉट में केवल 4 हॉटस्पॉट जो है दोस्तों वो हमारे भारत में है।
तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे भारत का एक एटलस मैंने तैयार किया है और उसमें आप दिखाया गया है कि अगर उसका अक्षांश विस्तार भी मैंने दिखाया है कि 37 डिग्री और 6 मिनट के बीच में इसका उत्तरी अक्षांश है विस्तार है, और इसी प्रकार दक्षिण का विस्तार भी दे रखा है, अक्षांश विस्तार। यहाँ पर अक्षांश रेखा को भी नोट कीजिए आप कि जैव विविधता के अंदर अक्षांश ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, तो आड़ी तिरछी रेखाएं जो होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है, जिसमें सबसे बड़ा अक्षांश आप देख सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश होता है। तो 4 हॉटस्पॉट भारत में है। पहला है पूर्वी हिमालय की ओर, अगर बात करें अपन पूर्वी हिमालय पर एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। अगर बात करें हम यहाँ पश्चिम की, तो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक यहाँ पर एक हॉटस्पॉट है। तीसरा हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो लक्षद्वीप वाला हॉटस्पॉट है। और एक नोट करना इस चीज को कि ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर वर्षा का अंकन जो है ना 200 सेंटीमीटर आंका गया है, जो सर्वाधिक है। ठीक है, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी एक हॉटस्पॉट है। तो पूरे विश्व की अगर बात करें तो 34 हॉटस्पॉट में 4 हॉटस्पॉट दोस्तों हमारे भारत में है। ग्लोब बनाया गया है। ग्लोब में आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध के अंदर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो आप देख सकते हैं और 23.5 डिग्री अक्षांश पे, कितने डिग्री अक्षांश पे है, 23.5 डिग्री अक्षांश पे है दोस्तों। और 23.5 डिग्री अक्षांश पे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या है, मकर रेखा है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जीवों की संख्या कहाँ मिलेगी, तो जैव विविधता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जीवों की संख्या है ना वह मिलती है जहां पर तापमान अधिक होता है, और जहां तापमान अधिक होगा तो जाहिर सी बात है वर्षा भी अधिक होगी दोस्तों। तो ये वाला जो एरिया है, ये इक्वेडोर यानी कि विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, वहां की जलवायु कैसी होती है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय होती है, उष्णकटिबंधीय होती है। तो जहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय यानी कि इक्वेडोर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप इक्वेडोर से, ये जो इक्वेडोर का पॉइंट है, अगर आप इक्वेडोर से अगर आप नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं दोस्तों, इक्वेडोर से आप नॉर्थ पोल की ओर जाते हो तो यहाँ पर तापमान कम मिलेगा, तापमान में क्या आएगी, गिरावट आएगी, तापमान घटेगा। और इसके साथ ही तापमान कम होगा तो वर्षा भी क्या होगी दोस्तों, वर्षा भी कम होगी। तो जहां तापमान कम हो रहा है, वर्षा का अंकन कम देखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर जैव विविधता घटेगी, यानी कि वहां पर जीवों की प्रजातियां बहुत कम देखने को मिलेगी। और अगर ठीक आप इसके विपरीत यदि इसी इक्वेडोर से आप दक्षिण गोलार्ध की ओर बढ़ोगे तो यहाँ पर भी सेम स्थिति बनने वाली है। यहाँ पर भी क्या होगा, तापमान जो है वो कम होगा, यानी कि तापमान डिक्रीज होगा दोस्तों। और तापमान डिक्रीज होगा तो वर्षा भी क्या होगी दोस्तों, वर्षा भी कम होगी। तो इसी कारण यहाँ दोनों ही गोलार्धों की अगर अपन इक्वेडोर से ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, और इक्वेडोर से अगर दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो हमें तापमान में गिरावट दिखेगी और वर्षा भी कम होगी। तो जहाँ जिन क्षेत्रों में यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है पारितंत्र होता है दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र जो है बहुत बड़ा सिस्टम है ना, तो उसकी जो छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, उसको अपन पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का मतलब होता है कि जीवों के रहने का आवास, ठीक है ना। तो यहाँ तापमान कम है, वर्षा कम होगी तो जीवों की संख्या भी, तादाद भी कम देखने को मिलेगी, तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट भी कम मिलेंगे, यानी कि जैव विविधता भी कम देखने को मिलेगी। तो बात रही कौन सा एरिया ऐसा है इक्वेडोर का जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये वाला जो एरिया आप देख सकते हैं, इसे उष्णकटिबंधीय जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसे होती है, इक्वेडोर के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर बात करें कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 22 मई कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आप नोट कर सकते हैं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें जैव विविधता दशक की दोस्तों, जैव विविधता दशक की अगर हम बात करें दोस्तों, जैव विविधता दशक की, तो आप नोट कर सकते हैं 2011 से लेकर के 2020 तक का जो दशक है उसे जैव विविधता दशक के रूप में माना गया है। अब हम बात करें कि जैव विविधता यानी कि पर्यावरण के जीवों को संरक्षण देने वाली संस्था कौन सी है, तो मैं बता चुका हूं यूएसए द्वारा स्थापित है IUCN। रिपीट कर रहा हूं, इसका फुल नेम पूछा जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। तो IUCN का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है दोस्तों।
अब अगर बात करें हम कि हमारे पृथ्वी के जीवों को संकट किन चीजों से है, तो देखिए आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। सिंपल सी बात है, अगर मानव प्रकृति का ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा, यानी कि प्रकृति का दोहन नहीं करेगा, तो प्रकृति भी क्या करेगी, मानव का ध्यान रखेगी। लेकिन हमारे क्रियाकलाप जो है, हमारी जो भौतिक सुख सुविधा के लिए हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम जैव विविधता को, अगर किसी चीज का संकट है तो वो है नगरीकरण। जो कृषि आधारित क्षेत्र होता है वहां पर अपन नगरीकरण कर देते हैं, तो कई जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। जंगलों में आग लग जाती है तब भी प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पशु पक्षी जो है वो किसी प्रकार से अपने आवास में रहते हैं, लेकिन वहां पर आग लग गई है या किसी भी प्रकार से नगरीकरण हो गया, शहरीकरण हो गया, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये सब जो है जैव विविधता के नुकसान है। वनोन्मूलन की समस्या है, तो इस प्रकार से हम जैव विविधता यानी कि पशु पक्षियों के, जानवरों के, यानी कि पृथ्वी के जीवों को अपन उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रहे हैं, तो वो जैव विविधता के लिए एक संकट हो सकता है। तब जैव विविधता बहुत कम हो जाएगी। और आपने सुना होगा, छोटे क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा कि रेड डाटा पुस्तक क्या होती है। ये एक सर्वे के दौरान बताया गया है कि अगर कोई जीव, कोई भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, यदि प्रकृति पर यानी कि पृथ्वी पर अगर 50 साल से अधिक दिखाई नहीं दे रहा है, 50 साल हो गए, तो उसे विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों, जैसे कि डोडो पक्षी वगैरह और भी हमने कही है। तो रेड डाटा के अंदर विलुप्त, जिन पे संकट होता है, उन जीवों का उसमें नामकरण किया जाता है दोस्तों। अब इसके लास्ट में जो इस शॉर्ट वीडियो के जरिए मैंने ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। हम बात करें कि अगर जैव विविधता के जीवों को संरक्षण कैसे दे सकते हैं अपन, तो इसके लिए दो पद्धतियों का अपन यूज कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों इन सिटू। एक पद्धति कौन सी होती है दोस्तों, इन सिटू पद्धति होती है। इन सिटू पद्धति के माध्यम से भी अपन है ना पृथ्वी के जीवों को संरक्षण दे सकते हैं, यानी कि उनका जीवन बचा सकते हैं। और दूसरा है इन एक्स सिटू दोस्तों। दूसरा कौन सा है, एक्स सिटू। दोनों ही पद्धतियां, दोनों ही जो प्रक्रम है एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों। यानी कि अगर इन सिटू पद्धति की अगर बात करें, तो मान लीजिए जैसे पृथ्वी के किसी भूभाग पर जो वनस्पति है, अब वो मतलब जो है उनपे संकट है, तो हम क्या करेंगे, उसके चारों ओर मेड़बंदी कर सकते हैं, तारबंदी कर सकते हैं, यानी कि कैसे भी करके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम उसको, उस प्रजाति को वही रख करके अगर उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, तो वो पद्धति कौन सी कहलाएगी दोस्तों, इन सिटू पद्धति कहलाती है। और यदि एक्स सिटू की अगर बात करें, तो ऐसी प्रजाति जहाँ का वातावरण, जहाँ का एनवायरमेंट उसके लिए सुटेबल नहीं होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को वहां से हटा करके किसी दूसरे भौगोलिक परिवेश के अंदर स्थापित कर देते हैं दोस्तों, तो और देख करके उसका प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं एक्स सिटू पद्धति। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आज वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे मेजर टॉपिक जैव विविधता को मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, थैंक्स।